गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश सर, बायोलॉजी क्लासेस। आज आप लोगों के लिए नर जनन का, मानव में प्रजनन का 5वां वीडियो मैं आपको बताऊंगा। जो मादा जनन अंग तंत्र है, मादा जनन अंग तंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, यहाँ मैं इसकी संरचना भी बना दिया हूँ। आज हम लोग प्रत्येक के बारे में जानेंगे कि मादा जनन अंग तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनका क्या महत्व है, कौन कौन सा वे कार्य करते हैं, उस सबको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मादा जनन अंग तंत्र कितने भागों में बांटा होता है। तो मादा जनन अंग तंत्र 2 भागों में बांटा होता है। एक भाग है प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन सा अंग आता है। तो इसके अंतर्गत आता है ओवरी, यानी अंडाशय। इसमें अंडाशय आता है। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत अंडाशय आता है। और देखिए, जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, इसके अंतर्गत ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, सर्विक्स आता है, यानी ग्रीवा, योनि, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी आता है द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में, यानी अंडाशय के बारे में। तो देखिए, अंडाशय जो है, प्रत्येक मादा शरीर में 2 अंडाशय यानी 1 जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक मादा शरीर में 1 जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। देखिए, इस संरचना में लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 अंडाशय हैं, यानी 1 जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं प्रत्येक मादा शरीर में, प्रत्येक मादा जनन अंग में। यह उदर गुहा के नीचे श्रेणी गुहा में स्थित रहता है। श्रेणी गुहा में स्थित रहता है। यह पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। यह पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। फिर से हम लोग जानेंगे कि ये जो अंडाशय है, ओवरी जो है, यह प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। इसी के द्वारा अंडाणु मादा शरीर में बनते हैं और इसी के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मादा शरीर में 1 जुड़ा अंडाशय पाया जाता है, जो उदर गुहा के नीचे श्रेणी गुहा में स्थित रहता है।
यह पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका 1.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। आइए हम जानेंगे कि अंडाशय के कितने भाग होते हैं। अंडाशय के 3 भाग होते हैं। देखिएगा, अंडाशय के परत, अंडाशय में 3 परत पाया जाता है। पहला परत है पेरिटोनियम, यह सबसे बाहरी परत है। पेरिटोनियम सबसे बाहरी परत है। दूसरा है जनन एपिथेलियम, यह मध्य परत है। मध्य परत को जनन एपिथेलियम परत कहते हैं और आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। अब देखिए, ये जो अंडाशय है, अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाशय का मुख्य काम क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। अंडाणु निर्माण के साथ साथ यह दूसरा कार्य भी करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसका 2 मुख्य काम है, अंडाणु का निर्माण करना और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना। तो चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ होती है और कितने वर्ष में जाकर समाप्त होती है। देखिए, स्त्रियों में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण एक चक्र के अधीन होता है, एक चक्र के अधीन होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र की प्रक्रिया जो होती है, इसकी पुनरावृत्ति, इस चक्र की पुनरावृत्ति, इस चक्र की पुनरावृत्ति 28 दिनों पर होती है, 28 दिनों पर होती है। यह 12 से 15 वर्ष की अवस्था से, 15 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है तथा 45 से 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त होता है, समाप्त होता है। और देखिए, जब यह चक्र प्रथम बार शुरू होता है, प्रथम अवस्था जब इस चक्र की होती है, तो उसे कहा जाता है मीनार्क, उसे मीनार्क कहते हैं।
जब प्रथम बार ये चक्र शुरू होता है, अंडाणु जब प्रथम बार बनता है तो उस प्राथमिक अवस्था को मीनार्क कहा जाता है। और इसका जो अंतिम अवस्था होता है, जिस स्टेज में यह समाप्त हो जाता है ना, तो उसे अंतिम अवस्था को कहा जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज कहा जाता है। जब मासिक चक्र की प्रक्रिया समाप्त होती है ना, तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। और जब मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होता है, तो उसे मीनार्क कहा जाता है। देखिए, मासिक चक्र की प्रक्रिया का आना ही अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को इंगित करता है। मासिक चक्र की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होती है तो उसके मादा शरीर में अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु बनते हैं। 14वें दिन अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग भी कहा जाता है। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहा जाता है। जिस अंडोत्सर्ग, इसे मैं आज अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा विशेष जो भाग है, जो इसका वर्णन है, मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग जानेंगे कि देखिए, स्त्रियों में जो अंडाणु निर्माण होता है वह एक चक्र के अधीन होता है, एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है, रज्जु धर्म कहा जाता है इसको। इस चक्र की पुनरावृत्ति 28 दिनों पर होती है। यह जो चक्र होता है 12 से 15 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त होता है। यह जब चक्र प्रथम बार आता है ना, तो उसे मीनार्क कहा जाता है, और जब अंतिम बार आता है तो इसे मीनोपॉज कहा जाता है। और इसके 14वें दिन, मासिक चक्र की क्रिया के 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कि एक अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या मादा शरीर में जन्म के बाद होता है कि जन्म से पूर्व होता है? तो जब कोई स्त्री माँ के गर्भ में होती है तो उसी समय उसके शरीर में लाखों अंडाणु का निर्माण हो जाता है, और 12 से 15 वर्ष की अवस्था में वे परिपक्व होना शुरू होते हैं। तो एक मादा शरीर में दोनों अंडाशय में लगभग 1,20,000 से 1,60,000 तक अंडाणु बनते हैं, लेकिन उस मादा शरीर के पूरे जीवन काल में मात्र 450 अंडाणु ही परिपक्व होते हैं। तो एक मादा शरीर के पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु बनते हैं, कितने अंडाणु परिपक्व होते हैं? तो 450 अंडाणु ही मादा शरीर के अंडाशय में परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो अगला भाग है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इसे मैं बताऊंगा। और आज आप लोग इसको याद कीजिए, और इसमें कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको हर परेशानी को दूर कर दूंगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।